हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। बेसिक्स है ये साइंस क्लास 9th के। NCERT से अलग कुछ नहीं होगा। बेसिक सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि बेसिक हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़े थे तो अब तक भूल गए होंगे, तो यहाँ हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? हाँ, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अच्छा ठीक है, पढ़ने वाले हैं, पर है क्या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? नाम क्या है उस चीज़ का जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की? तो वो एक सरप्राइज है ना इस चैप्टर में। तो स्टार्टिंग हो रखी है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोल पा रहे हैं, हम चलते हैं, वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? तो सेल्स पर। तो अब हमें पता चलता है कि ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? वो सेल है। सेल क्या है? तो अब सेल मतलब जो घर में जो सेल पड़े रहते हैं वो वाले सेल नहीं, ये सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। बॉडी के अंदर जो खून होता है, RBC सेल पड़े होंगे जिससे ब्लड बना हुआ होता है, वो हो गए। जिससे हमारे हाथ वर्क कर रहे हैं, मूवमेंट होता है, हम चलते हैं, उसका मूवमेंट, वो सेल कहलाते हैं। सेल को किसने डिस्कवर किया था? हमें सेल के बारे में किसने बताया था? वो था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। सेल को डिस्कवर किया था एक कॉर्क के टुकड़े में से। कॉर्क होता है पेड़ की छाल जो होती है, पेड़ की बार्क होती है, उसके ऊपर कॉर्क होती है, जिसको उतारते हैं तो हमें फ्रेश बार्क उसमें से मिलती है। अब 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब आगे बढ़ेंगे कैसे। ही स्टडीड अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। और 1665 में उन्होंने, किसी और का बना हुआ नहीं, उनका खुद का, रॉबर्ट हुक का डिस्कवर्ड जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था, वही माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। एंड उसको सेल टर्म दे दिया। सेल वो भी होते हैं जिसमें चोरों को रखा जाता है। तो इसकी भी कोई एक स्टोरी है, वो हम आगे बढ़ते हैं। सेल की डिस्कवरी के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। श्लीडन एंड स्वान, श्लीडन और स्वान दो साइंटिस्ट से थे जिनका नाम, दोनों का एक साथ नाम हम यूज़ करते हैं, हमेशा हमने सुना है। प्रपोज द सेल थ्योरी। इन्होंने क्या करा था? सेल थ्योरी बनाई थी 1839 में। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाली जो डेट है 1665 वाली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट दैट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इज द सेल। जिसमें ये स्टेट किया गया था कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल होता है। ठीक है। Later, Rudolf Virchow, a German psychologist, proposed the theory in 1855. Omnis cellulae e cellula. ये एक इन्होंने ये थ्योरी दी थी अपनी। ये वर्ड है, उनके खुद के वर्ड्स हैं ये, Omnis cellula e cellula. इसका मतलब होता है which means that all living cells arise from pre-existing cell. जिस इस सेंटेंस का मीनिंग होता है, ये जो ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है कि जो सारे सेल होते हैं वो एक प्री एक्जिस्टिंग सेल से आते होते हैं, जिसमें हमें सेल डिवीजन के बारे में पता चलता है। अब सेल के पास कुछ अपने कंपोनेंट्स होते हैं जिससे सेल बना हुआ होता है। सेल खोखला नहीं होता है। सेल के कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, और न्यूक्लियस हो गया, और सेल ऑर्गेनीज हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, वो बेसिक है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो होता है हमारा न्यूक्लियस, ये बेसिक है। और सेल ऑर्गेनीज हमारे अलग होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो एक पर्सन होता है वो बेसिक है। आइज, नोज, लिप्स जो हो गए वो बेसिक है। जैसे हमने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस पढ़ा, जो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो अंदर की चीज़ें होती हैं, जो काम तो करती हैं और जिनके काम बटे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री है ऑफ द सेल एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। इसकी कंपोजिशन भी आ सकती है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है। एक होती है हमारी सेल वॉल और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, तो उनमें कंफ्यूज ना हो इस वजह से इनको ध्यान रखना है। लिपिड्स एंड प्रोटीन से ये सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है मतलब वो चीज़ों को सेलेक्ट कर करके सेल के अंदर भेजता है। सेल सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में। अब ऐसा तो नहीं है सेल के अंदर किसी को भी कहीं भी कैसे भी जाने देंगे, नहीं। अगर ऐसा जाने देते तो सेल ऑर्गेनिल्स बन जाते भाई सेल में से, या फिर अगर ना जाने देते तो ऑक्सीजन ट्रांसफर कैसे होता? ऑक्सीजन सेल में नहीं पहुंच पाता, प्रोटीन वगैरह जो खाते हैं वो नहीं पहुंच पाते सेल के अंदर। तो दैट अलाउज द entry and exit of some materials in the cell. The movement of substances across the plasma membrane occur through a number of mechanisms: diffusion and osmosis, active transport and endocytosis. ये कुछ ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है। क्या क्या है? डिफ्यूजन, एक तो डिफ्यूजन होता है हमारा, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस। ये जो दो टर्म्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। ये बहुत अच्छे से हमको पता होनी चाहिए बिकॉज दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, ये जो चीज़ें हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस The process of movement of molecules of a substance from the area of higher concentration to the area of
लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स अगर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं हम एंडो डिफ्यूजन का प्रोसेस। एग्जांपल, ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन डिफ्यूजेस हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, जिससे साइटोप्लाज्म में किसी भी ऑर्गेनेल का या सॉरी मटेरियल जो भी है साइटोप्लाज्म में उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अब बात करते हैं ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस में भी जो ट्रांसफर होता है मटेरियल्स का वो हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस नहीं होता, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है सर, या फिर कोई भी अदर सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया या फिर कोई भी अदर सॉल्वेंट हो गया। इसमें हर सब्सटेंस का नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी सब्सटेंस का हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो मूवमेंट होना। और ओस्मोसिस में एक और बात है, ये सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही होगा। दैट मीन्स कि सेल में हमेशा ओस्मोसिस ही होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। अब बात कर लेते हैं एंडोऑस्मोसिस की। ये सारे ट्रांसपोर्ट एंडोऑस्मोसिस होता है व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सर्टेन टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब जो मीडियम है अराउंड द सेल उसमें ज़्यादा हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें जो सेल है वो स्वेलन अप कर जाता है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन then the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis, higher concentration to lower concentration जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के बाहर ज़्यादा पानी है, सॉल्यूशन के बाहर ज़्यादा पानी में जैसे हमने नमक डाला है, पानी में नमक बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, ठीक है, तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा बाय ऑस्मोसिस। तो जो नमक है, नमक या फिर पानी वो अंदर हो जाएगा सेल के, तो सेल क्या होगा, स्वेलन अप हो जाएगा, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपो हिप्पो मतलब मोटा, तो इस टाइप से कह सकते हैं। If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement. Net movement नहीं होगी, अगर same होगा water concentration तो net movement नहीं होगी। This is known as isotonic. और if the medium has a lower concentration, अगर medium में lower concentration है rather cell से, तो वो होता है hypertonic, जिसमें जो solution है, जिसमें जो cell है वो क्या हो जाता है, lose कर जाता है cell water को, जिससे वो shrink कर जाता है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द सॉल्यूशन इन द सेल, व्हिच मींस इट हैज मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द सेल, द वाटर एंटर्स इनटू द सेल एंड स्वेल्स अप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है सेल का स्वेलन अप कर जाने का, वो होता है एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस श्रिंक कर जाना सेल का प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें सेल श्रिंक कर जाता है उसे एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। और एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल बाय सेल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अमीबा गेट्स इट्स रूट्स। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस जिसमें फूड सेल फूड लेता है अपने अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा का। अब आता है सेल वॉल एंड न्यूक्लियस पे। सेल वॉल क्या है, cell wall in plants in addition to the plasma membrane have another outer covering called the cell wall. cell wall क्या है, प्लांट्स का जो सेल होता है उसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, पर उसके बाहर भी एक और लेयर होती है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि प्लांट्स इधर उधर तो मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई बाढ़ आई तो वो इधर उधर मूव कर गए, कोई अर्थक्वेक आया तो वो इधर उधर मूव कर गए, वो इसको नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई उनके अंदर होती है सेल वॉल, जो इनको स्ट्रेंथ, खड़े होने की शक्ति देती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। अब यहाँ पे भी बताया था मैंने पहले भी, जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से कंपोज होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किससे कंपोज थी, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट सेल्स। The process of shrinking of protoplast from the cell wall due to exoosmosis. अरे यार, A plant when placed in hypertonic solution is called plasmolysis. Exoosmosis जो अभी हमने पढ़ा था उसी को हम plasmolysis कहते हैं प्लांट के केस में। Animal cell do not show plasmolysis because they do not have cell wall. Cell wall plasmolysis नहीं होती है एनिमल सेल में, बिकॉज उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की।
न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्पेलिकल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल। सेल में एक लार्ज बॉडी है जो कि प्रेजेंट होती है। द सेल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है सेल को सेपरेट करने के लिए, ऐसे ही न्यूक्लियस के पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग अलग रखने के लिए। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड आल्सो हैव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। ये अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल फॉर एग्जाम्पल डीएनए जेनेटिक मटीरियल होता है जो हमारे आंख के कलर को, बालों के कलर को निर्धारित करता है। जेनेटिक मटीरियल जैसे कि डीएनए हमारा होता है। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तुमने पढ़ लिया। हाँ, क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम्स होते हैं प्रेजेंट न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स एक पैटर्न से होते हैं, ऐसे दिखाती हूँ। ये क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन डीएनए भी कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। क्रोमोसोम कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के पैटर्न में होता है, लेकिन क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे क्रोमैटिन ऐसे ही पड़ा रहता है न्यूक्लियस के इनसाइड, लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस टाइप के पैटर्न में पड़े हुए होते हैं। और क्रोमैटिन कब क्रोमोसोम बनता है? जब सेल डिवीजन का समय आता है और उनको डिवाइड होना पड़ता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, क्रोमैटिन मटीरियल कंडेंस टू फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। ये बता दिया अभी। माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल माइटोसिस एंड मियोसिस हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स तो हर चीज में मिलेंगे, हिस्टोन्स एंड एसिडिक प्रोटीन से आगे जाके हमको पढ़ने को मिलेगा। डीएनए स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू ग्रो, फंक्शन एंड डिवाइड। दीज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। इनको जीन्स बोलते हैं। जीन्स आर हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात आती है न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड कुछ अलग नहीं है, न्यूक्लियोइड वही है न्यूक्लियस का छोटा भाई न्यूक्लियोइड। तो जो प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगला ही टॉपिक है वो। उनके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके पास नहीं होती है, यस। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन होता है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है अराउंड देयर जेनेटिक मटीरियल। तो जो जेनेटिक मटीरियल है वो ऐसे पड़ा रहता है। द न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड एंड कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लियर रीजन होता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियस रीजन नहीं है उनके पास, तो पुअरली डिफाइंड है और इसके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड रहता है और कुछ नहीं रहता। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर मटीरियल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। इसी मटीरियल को न्यूक्लियोइड का नाम दिया गया है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, साइज ऑफ अ सेल इज जनरली स्मॉल देन 1 to 10 माइक्रो, इसे बोलते हैं माइक्रोमीटर। साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस होता है जिसका वेल डिफाइंड एरिया होता है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पर इसके पास तो है नहीं, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट व्हिच इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। अरे ये तो सेम कर दिया, इसमें सेम कर दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होती है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम इसमें होता है। इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन जिनके अंदर होती है वो सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, बॉडी लाइसोसोम एक्सेट्रा प्रेजेंट हियर। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और बडिंग। यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होता है? फ्यूजन या फिर बडिंग के प्रोसेस से। लेकिन यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस या फिर मियोसिस। बडिंग क्या है? बडिंग जैसे हमारा हाइड्रो में होता है, हाइड्रा में होता है। और फिजन का प्रोसेस भी इसमें ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो ह्यूमन एनिमल सेल्स होते हैं ज़्यादातर, जो बड़े बड़े प्राणी होते हैं उनके होते हैं। मेजर एनिमल्स ठीक है, और हमारे हो गए ह्यूमंस, हम भी जो हैं यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। इनमें क्या होता है? इनके जो काम है, इनके जो वर्क है, वर्क इज डिवाइडेड।
वर्क जो है वो वर्क जो है डिवाइडेड है और हर एक ऑर्गेनली क्या करता है, स्पेसिफिक। अब बात करते हैं ईआर की। ईआर दो टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स बोला। तो एससीआर की बात कर रहे थे, सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है सिर्फ। दो टाइप के बताए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसका सरफेस जो है वो थोड़ा रफ हो जाता है, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके साथ जो है राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं, और ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। वो ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर एनवलप है ये, इसके बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, और साइड में ये जो है रेड रेड सा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे डॉट डॉट टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्मूथ वाला है और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइबोसोम्स। गोल्जी apparatus प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइबोसोम्स बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है, सिंथेसिस मतलब क्रिएट। मेक, एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है, कौन सा, पीएम बनाता है एक तो, और लाइबोसोम्स बनाता है। लाइबोसोम्स को हम सुसाइडल वैक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि कोई भी उन्हें बैक्टीरिया वगैरह आता हुआ सेल में घुसता हुआ दिखता है तो वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। गोल्जी apparatus में होते हैं एक तो सिस्टर्ने होता है, ल्यूमेन होता है, और ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। बात करते हैं लाइबोसोम्स की। लाइबोसोम्स का एक और वर्ड होता है suicidal bags। ये क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो सुसाइडल बैग्स कहते हैं, they contain digestive enzymes and all these enzymes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum। they are brought to the liposomes through the Golgi apparatus। ये लिखा हुआ है इसमें सारा कुछ। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं। इसको सेल पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट क्रिएट एटीपी। एटीपी बनाता है, क्यों बना, मतलब एटीपी क्या है, एटीपी है तो एटीपी क्या है, एटीपी इज द, अरे यार एनर्जी करेंसी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो ये एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। बस एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर, और फिर और वैक्यूल्स, ये बचा है सिर्फ। अब वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं। वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। और वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज में। सिर्फ और सिर्फ क्या करना, स्टोरेज। दे स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को स्टोर करता है प्लांट में। मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है क्योंकि प्लांट्स डंप नहीं कर सकते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। They provide turgidity and rigidity to the plant cell. It is filled with cell sap.
अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस की बात आती है। तो प्लांट सेल कुछ ऐसा दिखता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपैरेटस होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जो कि राइबोसोम्स को बनाता है। फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में काम आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में हम जानेंगे सेंट्रियोल क्या होता है। सेंट्रियोल का काम होता है न्यूक्लियस में जो हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उनको एक पकड़ के इधर कैसे खींच देंगे जिससे सेल डिवीजन में उधर भी क्रोमोसोम पहुंचेंगे, उधर भी क्रोमोसोम पहुंचेंगे। साइटोप्लाज्म द जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द सेल विद सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स। Amniotic वेसिकल नहीं है, लाइसोसोम, ठीक है, गोल्गी वेसिकल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल। एनिमल सेल छोटे होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल, एनिमल सेल प्लांट सेल से छोटे होते हैं। एनिमल सेल आर एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं। प्लास्टिड आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल, प्लास्टिड नहीं होते हैं जो कि कलर देते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल, मेनी एंड टेम्परेरी। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं के लिए करा और टेम्परेरी होते हैं। Animal cells have a single Golgi apparatus, single cell Golgi apparatus near the nucleus. Animal cell have centrosome and centrioles होते हैं animal cell में, plant cell में नहीं होते हैं। Plant cell में होते हैं cell wall, cell membrane, Golgi apparatus, chloroplast, vacuole membrane, graphite crystal, Druce crystal, mitochondrion, cytoplasm, Golgi vesicle, ribosome, smooth endoplasmic reticulum, nucleus, nucleolus present होता है, nucleus होता है, rough endoplasmic reticulum, large central vacuole, amyloblast। प्लांट सेल आर जनरली लार्ज, प्लांट सेल होते हैं वो जनरली लार्ज होते हैं एनिमल सेल से। इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से एक सेल वॉल बनी हुई होती है जिससे बने हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, उसकी सेल वॉल भी होती है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को कलर देते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देती है, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्ज, वैक्यूल ज़्यादा होते हैं और परमानेंट होते हैं। प्लांट सेल हैव मेनी गोल्गी apparatus scattered in the cytoplasm. गोल्गी apparatus बहुत सारे होते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम, प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। प्लांट सेल में सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें नोट्स में नहीं है सेल लेकिन होता है एनसीईआरटी में है, विच इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। इनके डायग्राम एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। माइटोसिस में देखो, एक तो कहते 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स होती हैं और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं प्लांट सेल में और भी, प्लांट सेल में भी और डॉटर सेल में भी। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में होता है 4 तो डॉटर सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं और देयर इज नॉट सेम नंबर ऑफ, नॉट तो नहीं आना चाहिए, कहना चाहती हूँ कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, तो यही था लास्ट टॉपिक। हमने पूरा सेल चैप्टर कर लिया 7 मिनट में कंप्लीट, नहीं अच्छा ये तो अब की वीडियो बीच की, तो अप्रॉक्स में 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटे में हमने पूरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, बाय।